से मैं देवेश गुप्ता। सेल जो चैप्टर आप देख रहे हैं इट इज पार्ट ऑफ बायोलॉजी। तो सेल जो बायोलॉजी का पार्ट है, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर सेल इन रेफरेंस ऑफ जीके। जीके का एक पार्ट जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, वो इन रेफरेंस ऑफ जीके हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमारी यहां पर बहुत डेप्थ में डिस्क्रिप्टिव और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन पर ये चैप्टर हम फॉलो नहीं करेंगे। मिनिमम स्लाइड्स में, मिनिमम टाइम में अगर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन अटेम्प्ट होने की, तो ये एक बेस्ट वे है प्रिपरेशन का। तो देखें, सेल या बायोलॉजी वाले चैप्टर्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अननोन सब्जेक्ट होता है, ऐसे ही कॉमर्स से आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। पर मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आप इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि मिनिमम टेक्स्ट में मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस वो फॉलो करने जा रहा हूं। तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट तो बहुत बड़े एडवांटेज है, आप तो केवल इसको सुन लें। और मैं आपसे विश्वास से कह रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब एंट्रेंस एग्जाम इन रेफरेंस ऑफ जीके, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको खुद को महसूस होगा कि मिनिमम टाइम में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया और पॉसिबिलिटी बन गई जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन। जिस वीडियो को आप सुनने जा रहे हैं, 3 एडवांटेजेस बता रहा हूं, इसके 3 फीचर्स आई एम शेयरिंग विद यू। 1, टर्म विल बी डिस्कस इन हिंदी एंड इंग्लिश आल्सो। इंग्लिश तो स्लाइड में है, और कोई भी टर्म में मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जो मुझे बायोलॉजी से रिलेटेड लगती है वो हिंदी में भी होगी। तो आपका पेन चलता रहे, मेरे पेन के साथ नोट करते रहे नोटबुक के अंदर। तो एक इंपॉर्टेंस जो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आई विल डिस्कस इन हिंदी आल्सो, तो आप वो नोट करें। दूसरा, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, तो आपका टाइम बचेगा। आप इतना मिनिमम टेक्स्ट देखेंगे इस चैप्टर्स में, लेकिन मैं आपसे विश्वास से कह रहा हूं कि एग्जाम में बेस बना देंगे ये, है ना। तो ये आपके लिए एडवांटेज है। इसके अलावा इस चैप्टर की एक इंपॉर्टेंस और है, इससे रिलेटेड जो 10 MCQs जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पॉसिबल हैं, वो भी उनके वीडियोस भी आपको शेयर किए जाएंगे। तो वहां पर भी आप अपने आप को सेल्फ चेक कर सकते हैं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको कितना फायदा हुआ। तो अपनी टेक्स्ट बुक जो है आपकी, उसमें नोट करते रहे कंटिन्यूस वीडियो के साथ। और मैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूं इन रेफरेंस ऑफ जीके। सेल और सेल के संदर्भ में आप सबको पता है, सेल को हिंदी में क्या लिखते हैं? कोशिका। तो हम जो ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज के रेफरेंस में जनरल साइंस का ये पार्ट है। तो एकेडमिक एजुकेशन का ये वीडियो नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए गवर्नमेंट जॉब के रेफरेंस में वीडियो शेयर हो रहा है। देखें, अब आप स्टूडेंट किसी भी क्लास, अभी किसी भी एकेडमिक एजुकेशन से जुड़े हों, ये तो 9th-10th की बुक्स में, चाहे वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो अभी, लेकिन 9th-10th में तो कॉमन था, ये पार्ट हमने वहां पढ़ा है। सेल से रिलेटेड, सेल इज इंपॉर्टेंट चैप्टर इन रेफरेंस ऑफ जूलॉजी एंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर इन रेफरेंस ऑफ बॉटनी आल्सो। तो यहां पर ये दोनों ही में महत्वपूर्ण है। अब देखें, सेल का मैं हिंदी में मीन लिख देता हूं कोशिका, और सेल की एक इंपॉर्टेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सेल, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट in reference of functional and structural. It is functional and structural unit of body. ये आपके शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमारा शरीर सेल से बना है। अब सेल किसी फंक्शन के लिए, किसी यूनिक फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, और ग्रुप ऑफ सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल हो जो किसी यूनिक फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, तो उसे आप क्या कहते हैं? इट नोन एज टिश्यू। और जो टिश्यूज होते हैं वो मिलकर के आपके शरीर में ऑर्गन्स बनाते हैं। तो आपके शरीर में ऑर्गन्स के एग्जाम्पल में बहुत सारे ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद बात करें तो लंग्स है, हाँ, तो ये सब क्या है? दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। अब मोर देन वन ऑर्गन मिलकर के, अगर सेम
फंक्शन से, प्रोसेस से रिलेटेड है। मोर देन वन ऑर्गन मिलकर के आपकी बॉडी के अंदर क्या बना देते हैं, आपकी बॉडी में बनाते हैं सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट, रेस्पिरेशन सिस्टम श्वसन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम जनन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण तंत्र। ब्लड इज एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, इट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त क्या है, ये तरल संयोजी उत्तक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। एक फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स ने मिलकर क्या बना लिया, टिश्यू। और टाइप ऑफ टिश्यू की बात करें तो इट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो सिस्टम, मोर देन वन सिस्टम, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम, ये मिलकर के क्या बना देती है हमारे शरीर को, हमारी बॉडी। तो देखिए मैं यहां पर फिर एक बार शेयर कर रहा हूं जो मैंने कहा था, कोशिका, टिश्यू को कहा जाता है उत्तक, ऑर्गन को कहा जाता है अंग, सिस्टम को कहा जाता है तंत्र, और तंत्र के बाद बॉडी को क्या कहा जाता है, शरीर। तो आपके सामने इंपॉर्टेंस ऑफ सेल दिखाई दे रही है। अब देख लीजिए आपकी बॉडी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल अगर यूनिट कोई है तो वो क्या है, सेल है। कोशिका, रॉबर्ट हुक, तो मैंने एक इमेज भी आप लोगों के साथ शेयर की है, वो एक ऐसे वैज्ञानिक जिनको श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को, और ये क्या श्रेय जाता है, कोशिका की खोज का श्रेय। और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है किस वर्ष में, 1965। और डिस्कवरी ऑफ सेल, बताइए वो जो कोशिका है, जो फंक्शनल यूनिट है, कोशिका की खोज करने का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को। अभी स्टूडेंट आप सुने, एक एक्सपीरियंस होता है एग्जाम का, बार बार लंबे समय से हमारा जो R&D डिपार्टमेंट काम करता है बैक ईयर पेपर के ऊपर इजी, मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चन को सेपरेट करना कि रिपीटेशन किस क्वेश्चन का ज्यादा हो रहा है, उसका फायदा आप सबको मिलेगा। एक R&D टीम जब हमारे साथ काम करती है, उसके बाद जो लेक्चर्स आपके सामने होते हैं, तो टीचर का एक्सपीरियंस, R&D डिपार्टमेंट का अपना वर्क, वो सब मिलकर आपकी अपनी मेहनत को बचाता है, आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनाता है सक्सेस की। तो सुन लीजिए, 1965 पर क्वेश्चन इन रेफरेंस ऑफ जीके कम बनता है, लेकिन सेल की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अब सुनेंगे, जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में सेल्स को देखा, तो मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बना दिया, एक रफ इमेज बना दी है, और जब उसने कॉर्क में ऐसे स्ट्रक्चर देखे तो उसने हर एक स्ट्रक्चर को क्या कह दिया, सेल। सेल इट इज वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। बताइए कोशिका किस भाषा का शब्द है। तो ये तो बहुत कम पूछा जाता है कि ये किस भाषा का शब्द है, पर ये पूछा गया है। देश की एक सर्वोत्तम परीक्षा है SSC, जिसको ऐसे बोल देते हैं मिनी IAS। तो SSC के एग्जाम्स में तो ये पूछा गया, अ लिटिल रूम। बताइए सेल का मीन क्या होता है, सेल का मीन होता है स्टूडेंट्स अ लिटिल रूम। तो देखिए आस्क्ड क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है अ लिटिल रूम, बहुत अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न रिपीट होने की संभावनाएं होती हैं। तो अ लिटिल रूम, व्हाट इज मीन ऑफ सेल, द मीन ऑफ सेल इज अ लिटिल रूम। द लिविंग सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तो ये जो ल्यूवेनहॉक है, इसके द्वारा लिविंग सेल्स की खोज की गई। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपकी नोटबुक में होने चाहिए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, और ये बार बार रिपीट होते हैं, अलग अलग जगह पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। साइंस वाले स्टूडेंट, बायोलॉजी के लिए मोस्ट इजी अप्रोच है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को मैं क्लियर कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर लिखा है रॉबर्ट हुक, मैं एक बार वो फॉलो कर रहा हूं, रॉबर्ट हुक। ये जो रॉबर्ट हुक है, इसने कॉर्क में जिन सेल्स को डिस्कवर किया, सबसे पहले तो डिस्कवरी ऑफ सेल का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को। पर वो जो सेल उसने डिस्कवर की थी वो नॉन लिविंग सेल्स थी, वो नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी ही। पर क्वेश्चन यही बनता है, अगर क्वेश्चन बन रहा है सबसे पहले बताइए लिविंग सेल की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका, अगर कोई यूनिसेलुलर एक कोशिका की बॉडी है तो यूनिसेलुलर है, अगर जब उसकी खोज की गई तो स्वाभाविक सी बात है एक सेल जो कि लिविंग सेल थी उसकी खोज की गई, और अगर उसकी खोज करने का श्रेय किसी को जाता है, ल्यूवेनहॉक को जाता है। तो यहां ध्यान रखना,
अगर पूछा जा रहा है कोशिका तब तो आप लगाएंगे रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर पूछा जाए बताइए सबसे पहले लिविंग जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वो कौन था, वो ल्यूवेनहॉक था। दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स की नोटबुक में हैं। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, नो लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। तो आपके दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इन रेफरेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने यहां क्लियर कर दिए। अब देखें सेल में एक टर्म आती है कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स। तो देखिए मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर कहीं कुछ सेल ऑर्गेनल्स आपको मिसिंग लगते हैं, जैसे न्यूक्लियस और न्यूक्ली, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तो इसको समझ चुके होंगे। न्यूक्ली पर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम। सेंट्रियोल पर बहुत कम होती है पॉसिबिलिटी, नहीं कर रहे हैं हम डिस्कस उसको। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम, हाँ, तो वही क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और जब चैप्टर ये पूरा होगा हमारा आज का, आप विश्वास से आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ वो क्वेश्चन जो मोस्ट पॉसिबिलिटी वाले हैं, बार बार आते हैं, वो कवर हुए हैं। अब देखिए मिनिमम टेक्स्ट में मैक्सिमम अप्रोच, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने स्टूडेंट है सुन लीजिए, अगर सेंटर के अंदर वो न्यूक्लियस है, सेंटर में अगर न्यूक्लियस है, इट्स मीन इट इज एग्जांपल ऑफ प्लांट सेल। वो जो सॉरी इट इज एग्जांपल ऑफ, इट्स मीन इट इज एग्जांपल ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में वो जो न्यूक्लियस होता है, ये मैंने न्यूक्लियस शो किया है, केंद्र कहां पर होता है, सेंटर में। लेकिन अगर मैं इसी की जगह एक ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, मान लीजिए ये एग्जांपल मान लिया हमने, इट इज एग्जांपल ऑफ प्लांट सेल। इट्स मीन जो ये न्यूक्लियस है, वो जो न्यूक्लियस है वो शिफ्टेड है, सेंटर में नहीं है, खिसका हुआ होता है। तो प्लांट सेल और आपको एनिमल सेल का एक डिफरेंस बताया। और ड्यूअल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली कह सकते हैं इसको। तो आउटर लेयर दो हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो प्लाज्मा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन कहूं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाए, एक ही बात है। अगर हिंदी की बात की जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिकीय झिल्ली भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपसे ऐसे पूछते हैं, यह सेलेक्टिव परमिएबल होती है, चयनात्मक पारगम। आपसे जनरल एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाएगा जीके में, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, तो वो एनिमल सेल के रेफरेंस में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर वाली लेयर है, लेकिन बाहर जो होती है वो सेल वॉल होती है। देखिए सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल को आप हिंदी में क्या लिखते हैं, वो है पादप कोशिका। तो यहां पर दो क्वेश्चंस बन गए हैं, आउटर मोस्ट लेयर एनिमल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्लांट सेल की, तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर सेल वाल होती है, और इनर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल वाल जो होती है वो डेड सब्सटेंस से बनी हुई होती है, मृत पदार्थों से बनी हुई होती है। तो आपके दो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर शेयर किए, अभी देखेंगे। नेक्स्ट पर आ रहे हैं हम लोग कोशिश करेंगे डायग्राम से, और बहुत बेसिक डायग्राम बनाएंगे, है ना, क्योंकि ओरिजिनल सेल को अगर हम लोग बना देंगे तो वो तो फिर ऐसा हो गया कुछ बहुत डिस्क्रिप्टिव, मतलब बहुत डेप्थ में जब स्टडी करनी हो, हम लोग एक डायग्राम से पढ़ेंगे ताकि जीके में जनरल साइंस हमारा कवर हो जाए। ठीक है, ये मैंने एक एनिमल सेल को ऐसे डिस्कस कर दिया है, ये मैंने जो बना दिया है न्यूक्लियस बना दिया है, केंद्रक है, ये मैंने आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो कर दी। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ऐसे यहां इस तरह, ये माइक्रोट्यूबल्स मैंने लिखा है, ये माइक्रो ट्यूबल्स के रूप में होती है। ये कैसे दिखाई देती है, सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में होती है, इसे शॉर्ट में कहा जाता है ER। अभी देखिए इस तरह से आपका जो सेल है उसमें मैंने माइक्रोट्यूबल्स के रूप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER को दिखाया है। ये टू टाइप होती है, ये टू टाइप होती है कैसे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो है पहली वाली, इसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे प्रकार की कैसी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसे थोड़ी देर हटा देते हैं हम लोग। देखें
मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बना दी, माइक्रोट्यूबल्स ही तो हैं, और मान लीजिए दूसरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दी, तो एक जो है उसकी आउटर सरफेस पर, उसकी बाहरी सतह पर इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल वो कणों के रूप में लगे हुए होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, दीज नोन एज राइबोसोम। अभी सारे स्टूडेंट सुने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट इंपॉर्टेंट इन रेफरेंस ऑफ जीके। टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बोलते हैं चिकनी अंतः प्रदवी जालिका, और दूसरी रफ है जिसे बोलते हैं खुरदरी। खुरदरी की आउटर सरफेस पर क्या है, राइबोसोम। स्टूडेंट्स आपकी नोटबुक में यह होना चाहिए कि राइबोसोम फाउंड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका की सतह पर पाए जाते हैं। तो आप इसे देख लीजिए। अब देखिए, मैंने फिर कहा यहां आपकी अप्रोच नहीं है, राइबोसोम की बात कर रहे हैं। टू टाइप एंडोप्लाज्मिक में, एक कैसी है आपकी स्मूथ, मैंने कहा ना ER एक कैसी होती है चिकनी, और एक कैसी होती है रफ। तो यहां क्या लिखा है, राइबोसोम जो पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं, उसका फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और वो कह रहे हैं वेयर एज ACR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट, वो वसा के निर्माण में सहायक है। अब सुनेंगे, यहां पर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इट इज इंपॉर्टेंट अप्रोच। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चैप्टर जब भी आप एक पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट दूसरे चैप्टर के भी क्लियर होते हैं जो एग्जाम में सक्सेस का बेस बनते हैं, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो रिलेटेड है न्यूट्रिएंट्स से, आपके शरीर में एमिनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन जो डाइजेशन का काम करते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, एंजाइम। अमीनो अम्ल बनाते हैं प्रोटीन को, और प्रोटीन जो पाचन का काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे, एंजाइम। सारे स्टूडेंट सुन लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा रेलवे, ये जनरल साइंस है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें से पूछा गया 100% प्रोटीन का एग्जाम्पल हेयर और आपके नेल्स, इट इज एग्जाम्पल ऑफ 100% प्रोटीन। तो आपकी बॉडी में 100% प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है, हेयर प्रोटीन, और नेल क्या है, प्रोटीन। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपको क्लियर हो गया होगा। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज फंक्शन ऑफ राइबोसोम, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने हाईलाइट किया है। आप मानकर चलिए, आप अगर लगातार हमारे डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, सक्सेस का बेस बन जाएगा। वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस स्लाइड। ठीक, दोनों की बात की जाए, प्रोटीन ज्यादा पूछते हैं, राइबोसोम का फंक्शन है। गोल्जी अपरेटस, कुछ जगह पर आपको लिखा मिलेगा गोल्जी बॉडी। तो यहां पर देखिए, वैसे तो गोल्जी बॉडी का जो फंक्शंस हैं सेल में, ये आज भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। ये माना गया है कि प्लांट सेल्स में तो जब हम बात करें सेल्स के अंदर, ये सीक्रेशन स्रवण से भी जुड़ी हुई है। तो क्या गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो इसको पहले तो स्ट्रक्चर को समझाऊं जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रान को शो किया है, ये मैंने न्यूक्लियस को शो किया है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया को भी शो कर देते हैं। शूलेस स्ट्रक्चर, इसी को क्या कहा जाता है, इट नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया शो किया मैंने। चलिए अगर मान लीजिए प्लांट सेल होती तो प्लास्टिड को भी शो कर देते हैं। चलिए आप लोगों को मैं एक और शो कर रहा हूं, ऐसे बेग शेप स्ट्रक्चर मान लीजिए, इट नोन एज लाइसोसोम, इन्हीं को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम। हम तो डिस्कस कर रहे हैं गोल्जी अपरेटस, जो आपका न्यूक्लियस है उसके वन साइडेड होता है, सेमी सर्कुलर माइक्रोट्यूबल्स के रूप में है। तो गोल्जी का केंद्रक के एक तरफ स्थित होता है, और गोल्जी बॉडी का जो फंक्शन बताया गया, बिल्ड्स लाइसोसोम। ये कह रहे हैं लाइसोसोम का निर्माण करना, तो बिल्ड लाइसोसोम, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, इसी को क्या कह रहे हैं, लाइसोसोम कह रहे हैं। ये कह रहे हैं सेल्स डाइजेशन मशीन्स, वो पाचन की जो मशीन्स हैं। तो देखिए लाइसोसोम क्या है, पाचन से जुड़ी हुई हैं। अब मैंने यहां पर लिख दिया, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप सबकी नोटबुक में होना चाहिए।
तो सुनेंगे, 2 क्वेश्चंस अभी मैंने बता दिए हैं। फंक्शन ऑफ राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बेग, निम्न में से किस कोशिका के अंग को आत्मघाती थैली कहते हैं? वो क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से रिलेटेड बता रहे हैं। यहां पर इस वाले पार्ट की इंपॉर्टेंस कम, और 2 क्वेश्चंस मैंने यहां इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए हैं स्लाइड में, दोनों बार बार एग्जाम में आते हैं। बताइए, कोशिका में आत्मघाती थैलियां किसको कहा जाता है? आत्मघाती थैलियां, सुसाइडल बेग किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। व्हाई इज इट, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, मान लीजिए ये सेल है, हेल्दी सेल है, न्यूक्लियस है, ये मैंने लाइसोसोम बनाया, बेग शेप स्ट्रक्चर होता है इनका, ये कैसी होती हैं? थैलेनुमा होती हैं, और फिल्ड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, यह पाचक एंजाइमों से भरी हुई होती हैं। अब सडनली अगर ये ब्रस्ट हो जाए, तो अगर मान लीजिए लाइसोसोम इफ दे ब्रस्ट सडनली, तो एंजाइम स्प्रेड हो जाएगा और सेल्फ डाइजेशन कर लेगा। किसका? सेल का। इनका काम क्या है? इनका काम है डाइजेशन से रिलेटेड है ये। अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसी डेड सेल्स हैं या कोई इंजर्ड टिश्यू है, तो उसकी इंजर्ड सेल्स का डाइजेशन करना भी लाइसोसोम का काम है, इसका फंक्शन है। पर अगर ये सडनली हेल्दी सेल में ब्रस्ट हो जाती हैं, तो इनका जो, मान लीजिए ये ब्रस्ट हो गई, तो इसके एंजाइम स्प्रेड हो जाएंगे और ये सेल्फ डाइजेशन कर लेंगे, किसका? सेल का, और डेथ हो जाएगी हेल्दी सेल की। इसीलिए इनको सुसाइडल बेग ऑफ सेल कहा जाता है। बताइए, आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैलियां, सुसाइडल बेग किसे कह रहे हैं? लाइसोसोम को। नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया एक ऐसी टर्म है कि चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो चाहे इंजीनियरिंग के, सबके लिए महत्वपूर्ण, सुना हुआ नाम। और अगर मैं आंसर पूछूं तो आर्ट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट भी इसको आराम से बता देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्जाम में फॉलो होता है, डिस्कस होता है, बार बार आपके सामने होता है। 9th 10th में पढ़ा था, अभी तक याद है। मैं तो आपको विश्वास से कह सकता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जब हम क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस में पढ़ाते हैं ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को भी याद आ जाता है कि हाँ ऐसा पढ़ा था, ऐसा डायग्राम था, है ना। तो ये वो सब टॉपिक्स हैं जो आपकी नॉलेज में या आपकी जानकारी में तो हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो अगर हम लोग इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, माइट्रोकॉन्ड्रिया में सेल है, न्यूक्लियस है, शूलेस, में हिंदी में लिख रहा हूं, जूते के फीते समान। तो ये ड्यूअल मेम्ब्रान सेल ऑर्गेनल है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, और इनर पार्ट पर फिंगर्स की तरह अपेक्स, जो इनर लेयर है उस पर उंगली समान उभार निकले होते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है, और ये फिल्ड होते हैं मैट्रिक्स से। तो ये तो देखो डेप्थ लेवल की स्टडी हो गई कि भाई और डेप्थ में पढ़े हम उसको। हम तो जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या आता है, नॉन साइंस के स्टूडेंट का भी क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए, तो हम उतना डिस्कस करेंगे। मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी स्टोरेज पैलेस। तो अगर हम ये कह दें कि ये एटीपी का संग्रह स्थल है, बिल्कुल सही है। और पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब होता है, बताइए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, इसी को कह रहे हैं पावर हाउस, जहां से एनर्जी मिलती हो। एनर्जी कैसे मिलेगी आपको? अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ रहा हूं स्टूडेंट, क्या खाना खाने से एनर्जी मिलती है? फूड से? जब तक फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फूड बॉडी में गया, आपको एनर्जी नहीं दे सकता। जब तक उसका ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीजन उसको बर्न ना करे, तो हमने खाना खाया, हमें तो नींद आने लगी। व्हाई इज इट? बॉडी ने डाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, सारा प्रोसेस किस पे जा रहा है? एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो रही है? डाइजेशन पे। नींद आएगी। मेरी एक बहुत अच्छी एडवाइस है आपको, जब भी आप एग्जाम देने जाएं, घी, तेल, मीठा हलवा खा लिया आपने, घी की डाइट लिया आपने, आप जब सेंटर पर एग्जाम देने जाएंगे आपको नींद आएगी। व्हाई इज इट?
घी और तेल पचाने में, फैट को के डाइजेशन में, बॉडी की जो एनर्जी है वो कंज्यूम होती है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं प्रोटीन और फैट, तो आपकी बॉडी की एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाएगी, तो आपकी बॉडी की एनर्जी कम आएगी, तो ब्रेन जो है उसको एनर्जी कम मिल रही है, अभी आपकी बॉडी में आपको नींद सी आएगी। लेकिन अगर आपने डाइट में ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, ग्लूकोन के बारे में तो एनर्जी का बेस्ट सोर्स है, तो आपकी बॉडी में डाइट में अगर मीठा है या ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज पीकर अगर आप जा रहे हैं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, एनर्जी लेवल बना रहेगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। तो आप कभी करके देखिए इसको, एग्जाम से पहले बहुत हैवी डाइट नहीं लेनी है। तो सुनिए, एनर्जी क्या है, डाइजेशन के साथ रेस्पिरेशन हो पूरा, तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा तो डाइजेशन पूरा होगा, तो तभी आपको एनर्जी मिलेगी। अब सुनेंगे, यहां जिन टर्म्स को हम लोग प्रयोग करेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, एटीपी स्टोरेज प्लेस, एटीपी का संग्रह स्थल कहा गया। तो ट्रांसलेट कर दिया, एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा हुआ है आपके सामने, और एक टर्म में लिख रहा हूं एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहां दो टर्म और मैं शो कर रहा हूं, एक एटीपी है और एक क्या है, एडीपी है, दोनों की फुल फॉर्म भी आपके सामने है। एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो करेंसी क्या होती है, मुद्रा होती है। ये तो पूरा पावर हाउस कह रहे हैं, तो पूरा एटीपी की बात, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर सरफेस होती है, इसी पर जाकर स्टोर क्या हो जाते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये रेस्पिरेशन से बनते हैं आपकी बॉडी में। एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायु श्वसन, अवायु श्वसन। पर वायु श्वसन से आपके जो एटीपी बन रहे हैं बॉडी के अंदर, वो एटीपी जाकर स्टोर होंगे किस पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया पर ये एटीपी से एक फॉस्फेट रिलीज होगा, अब ये बदल जाते हैं एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसी समय बॉडी के लिए एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए, मिनी आईएएस में एक बार पूछा गया, बताइए बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज होगी, तो जो ऑप्शन थे उनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या था, सबसे बेस्ट ऑप्शन है जब एटीपी कन्वर्ट होता है किसमें, एडीपी में, एक फॉस्फेट रिलीज हुआ, मैक्सिमम एनर्जी मिली। तो एटीपी स्टोर कहां हुए, माइटोकॉन्ड्रिया पर, तो एनर्जी कहां से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया पर स्टोर होने वाले एटीपी से, इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन एनर्जी की करेंसी ऑफ सेल, सेल के लिए एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। दोनों की फुल फॉर्म आपके सामने है, तो ये नोट कर लीजिएगा स्लाइड में से, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, यही महत्वपूर्ण है, यही ज्यादा पूछा जाता है। ये एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कम पूछते हैं, ये पूछते हैं पावर हाउस ऑफ सेल किस सेल ऑर्गेनल को कहते हैं। प्लास्टिड की बात की जाए, मैं आपको फिर यहां पर लिख रहा हूं, इट इज रिलेट टू प्लांट सेल। प्लास्टिड, प्लास्टिड को हिंदी में लिख देते हैं लवक। प्लास्टिड की जो हिंदी टर्म है वो क्या है, लवक। अब टाइप ऑफ प्लास्टिड पे भी यहां मत जाइए, we are not a student of NEET exam, we are following this part in reference of GK। जो सुने, जो प्लास्टिड है, पहली लाइन देख लीजिए, ओनली इन प्लांट्स, केवल ये किस में पाए जाते हैं, पादप में। प्लास्टिड्स कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, हिंदी में आप जानते हैं इसको कहते हैं हरित लवक, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पर देखेंगे क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, इसके बारे में हमने बात की। फोटोसिंथेसिस इन्हीं में होने के कारण किचन ऑफ सेल कहते हैं, इसी को क्या कह देते हैं, कोशिका का रसोई घर। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, वो जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या कहलाता है, किचन ऑफ सेल कहलाता है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट का फूड बनेगा, और उससे रिलेटेड जो क्लोरोप्लास्ट है उसी को आप क्या कह देते हैं, किचन ऑफ सेल कह देते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन और यहां पर क्लियर हो गया है। देखिए यहां पर ये मैं जो इंपॉर्टेंट, अब जैसे सेंट्रियोल है, जनरली क्वेश्चन नहीं आता, सेंट्रियोल को नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। टाइप ऑफ मोर प्लास्टिड्स वो डिस्कस हम नहीं कर रहे, वाई इज इट, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।
जो इंपॉर्टेंट है, जो पॉसिबल है जीके के रेफरेंस पे, वो आपके सामने है। सेल न्यूक्लियस, आखिर सेल न्यूक्लियस की बात की जाए, जो पूरी आपकी सेल है लगभग ये जो पूरी सेल है उसका कंट्रोल और रेगुलेशन कहां से होता है? न्यूक्लियस से। इसीलिए बताइए, जो कोशिका है, कोशिका का जो मस्तिष्क है, ब्रेन ऑफ सेल, देखिए एक और क्वेश्चन आपको मिल गया, ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? सेल के न्यूक्लियस को कहा जाता है। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूक्लियस? नाभिक नहीं, बायोलॉजी में से लिखते हैं केंद्रक, है ना। अब फिजिक्स के रेफरेंस में आप नाभिक कह दो वो बात अलग है, पर इट इज केंद्रक, केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखें, सेल, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन। सारे स्टूडेंट सुनिएगा, इजीली विजिबल नहीं है। अभी ऐसे हाथों को रब किया मैंने, डेड सेल बहुत सारी गिर गई, आंखों से दिख भी नहीं रही है, तो इनका जो आकार, जो साइज है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, बहुत छोटी होती है, आंखों से नहीं दिखेंगी। तो आप सुनेंगे, ये मैंने बनाई पहली टर्म सेल, उस सेल में सेंटर में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बना दिया, ये दूसरी टर्म क्लियर की। सेल के सेंटर में अगर एनिमल सेल है तो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या भरा हुआ होता है? जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल, और जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में मदर सेल, डॉटर सेल। तो हमारे शरीर में जब सेल से सेल बनती है, देखो एक सेल से कितनी सेल बन रही है अभी वो यहां विषय नहीं है, अभी विषय केवल है उसको समझने का, बहुत इजी फॉर्मेट में, है ना। तो सेल, मदर सेल में 46 थी और जो नई डॉटर सेल बनी उनमें मान लीजिए 46 है। इट्स मीन यहां पर बात करें, बॉडी का डेवलपमेंट होता है, सेल से सेल बढ़ती चली जाती हैं। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, सेल डिवीजन के समय ये थ्रेड्स के रूप में अपीयर होती हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। और जब क्रोमोसोम है, उन क्रोमोसोम में वो डबल हेलिक्स होते हैं, 2 सूत्रों के बने हुए हैं, और उनमें एक आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो देखेंगे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए में होगा। और डीएनए में भी जो नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं, एडेनिन, थाइमिन, तो जो नाइट्रोजन बेस हैं वो जिस ऑर्डर में अरेंज है उसी को आपने क्या कहा? जीन। ये जीन ही आपकी बॉडी की का जेनेटिक कोड है, बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट का सोर्स भी बनेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक क्रिएचर के कैरेक्टर दूसरे में ट्रांसफर कर देना, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है। तो जीन तो हमारी बॉडी की सारी सूचनाएं उसमें हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल, उसमें क्रोमोसोम, उसमें डीएनए, उसमें जीन। तो आप सुनेंगे हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मानव की। और मानव की जो बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, इसे कहते हैं डिप्लॉइड। मीन ऑफ डिप्लॉइड, इसको क्या लिखा जाता है? द्विगुणित अवस्था। द्विगुणित अवस्था में कितने क्रोमोसोम है? 46। ये आपको नोट कर लेना है। लेकिन जब प्यूबर्टी आती है, यौनारंभ होता है, जब मेल और फीमेल की बॉडी, जैसे मेल के लिए 14 to 16 ईयर और फीमेल के लिए जब पीरियड्स की शुरुआत हो 12 से 14, उसके बाद उसकी बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक ऐसा प्रोसेस होगा जिससे जो सेल्स बनेगी उनमें मदर सेल की तुलना में डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आधे रह जाएंगे, 23। तो जब ये प्रोसेस बॉडी में होगा तो वो जो सेल्स बनी वो हैप्लॉइड सेल्स कहलाती हैं, और हैप्लॉइड सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी आधे आधे रह जाएंगे। तो हैप्लॉइड सेल कितनी हो गई? उसमें कितने क्रोमोसोम हो गए? 23 हो गए। बहुत क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट, आपको मैं फिर बता दूं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है हैप्लॉइड सेल्स में ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने? 46 हैं। और डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम
डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कितने हैं, 46 है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड सेल में ह्यूमन बॉडी में कितने हैं, 23। इसे बोलते हैं द्विगुणित, इसे बोलते हैं अगुणित कोशिका। तो मिनिमम टाइम में आपके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, वो एक प्रोसेस किया हमने एफर्ट्स किए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रेफरेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए। चाहे अग्निवीर आप फॉलो करिए और चाहे आप स्टेट लेवल के एग्जाम फॉलो करिए, चाहे नेशनल लेवल के, ये बायोलॉजी का रेफरेंस में, जीके के रेफरेंस में चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं।